हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया था, प्रोडक्ट और वेक्टर वाला अपना पार्ट हो गया था। ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों सीख लिए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने एक दो क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आए वो आपने कर लिए होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हिंदी में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बोला जाता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिमाणी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि दो एडजेसेंट साइड, मतलब सिंपली मैं दो वेक्टर्स को ले रहा हूं। तो मान लिया मैंने एक वेक्टर लिया है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, इसको मैं दे देता हूं ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर मैंने लिया है जिसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरीके से, इसको मैं दे देता हूं बी वेक्टर। तो उसने बोला जब दो इस टाइप के वेक्टर्स को आप जोड़ते हो, आपस में जब इनको जोड़ोगे तो इनका जो परिमाण आएगा उसकी दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि अगर मैं दो वेक्टर्स को, दो सदिशों को, मतलब एक ये जिसकी डायरेक्शन ये है और दूसरा कुछ इस तरीके से जिसकी डायरेक्शन कुछ ये है। ठीक है, जब दोनों को जोड़ोगे तो इनका परिमाण कहाँ आएगा, परिमाण यहाँ आएगा कुछ ऐसे। तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसकी वाले की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, यहाँ पर अपोजिट होगी। वही उसने बोला है कि जब संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसको पॉइंट ए दे देता हूँ, इसको पॉइंट बी दे देता हूँ, इसको पॉइंट सी दे देता हूँ। सिंपली कैसा है कि मान लीजिए मैं ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, जैसे कि एक लाइन यहाँ गई, दूसरी लाइन कुछ यहाँ गई, दूसरी लाइन कुछ स्ट्रेट गई यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन तीसरी लाइन जो जा रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ना जाते हुए उसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। अब इसको जब मैं नेमिंग देता हूं तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस लिखते हैं। सबसे पहले देखो AB प्लस BC, ये वेक्टर क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, माइनस AC इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0। ठीक है, हमने तीनों पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए, AB प्लस BC माइनस AC इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। AC नहीं, सॉरी CA, वहां से हम A से C जा रहे हैं तो ठीक है, AC की हम लिखेंगे, CA किसके बराबर हो गया, वो 0 के बराबर हो गया। अब अगर मैं इसके पॉइंट से देखता हूं, जैसे कि अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे माइनस AC को मैं लेकर जाता हूँ इधर साइड, या फिर मैं इधर से जा रहा था तो ये क्या है, माइनस CA होगा, क्योंकि मैंने उल्टा लिखा हुआ है CA। ठीक है, माइनस CA है, इसको मैं उधर साइड भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू A। ये है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आप एक बार बुक में देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपली हम पोजीशन वेक्टर्स दे देते हैं और पोजीशन वेक्टर्स के ही बिहाफ में, पोजीशन वेक्टर्स के बिहाफ में हम क्या करेंगे, उनको नेमिंग देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि C के अपोजिट जो है इसको मैं क्या मानता हूँ, मान लिया मैंने AB को, मैं सबसे पहले इसको A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये रिजल्टेंट है, इसलिए मैं इसका पोजीशन वेक्टर R मान लेता हूँ।
ठीक है। अगर हम कुछ इस तरीके से इसकी नेमिंग देते हैं या फिर इस तरीके से हम इसका पोजीशन वेक्टर मानते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने पर क्या आएगा, a प्लस b इज इक्वल टू r वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर r वेक्टर। इसका मतलब क्या है, आपको वेक्टर लगाना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। आप वेक्टर अगर नहीं लगाओगे तो उसके मार्क्स आपके कटेंगे, यहाँ पर वेक्टर लगाना कंपलसरी है। सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि जब भी दो साइड्स आप एक ही डायरेक्शन में बना रहे हो ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड जो होगी वो हमेशा उसकी डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पर हम देख ही चुके हैं कि जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, a टू b जा रही है, फिर b से कहाँ जा रही है, c जा रही है। अब उसे कहाँ जाना चाहिए ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए, c से b, c से a जाना चाहिए, लेकिन वो जा कहाँ से रही है, a से c जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब भी वेक्टर एडिशन होगा तो ट्रायंगल का लॉ क्या बोलता है कि दो साइड्स जो हैं आपकी, दोनों साइड्स जो आपने वहां पर ली हुई है, ठीक है, जो एक दूसरे के एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब संलग्न है एक दूसरे के, ठीक है, ए बी और बी सी आपस में मिली हुई है और दोनों की दिशा भी क्या है, एक ही है। तो इस परिस्थिति में जो इनका परिणाम होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट जो इनका होगा वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए हमने ए से बी भेजा लाइन को, बी से सी भेजा, और सी से ए जाने की जगह वो कहाँ जा रही है, ए से सी जा रही है। दो डायरेक्शन यहाँ पर सेम होंगी और तीसरी वाली क्या होगी, उनके अपोजिट होगी। तो यही था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके बाद एक और लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपली उसका एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट उसका देखते हैं, कल हम उसका डेरिवेशन देखेंगे आगे। जो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है। देखो इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण और दिशा में उस विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाता है। देखो सिंपली हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, r की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब r है क्या, मैं सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ a b c और d। आप a b c d नाम देना चाहो तो वो भी चलेगा, मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें जो दो भुजाओं को काटती हुई लाइन जा रही है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, इसको मैं बोल दूंगा r। ऐसे समझिए, बुक में जो नेमिंग दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो एक पार्ट को, जैसे इसको मैं दे देता हूँ a वेक्टर, इसको मैं दे देता हूँ b वेक्टर, ठीक है। ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, या फिर सॉरी एक काम करो, जहां से जो स्टार्ट हो रहा है इसको दो, a यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको मैं दे देता हूं a वेक्टर, b यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको मैं दे देता हूं b वेक्टर। अब देखो अगर ये a वेक्टर है तो ये इसके पैरेलल है, ये भी क्या होगा, a वेक्टर होगा। ये b वेक्टर है तो ये इसके पैरेलल है, ये भी क्या होगा, b वेक्टर होगा। तो इस तरीके से हमें चारों साइड्स की क्या मिल गए हैं, अब वेक्टर्स मिल गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, r की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल अप्रोच हम लगाने वाले हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल हम अज्यूम करेंगे, ये ट्रायंगल हम अज्यूम करेंगे, इस तरीके से हमें क्या करना है, r की वैल्यू निकालना है। r यहाँ पर क्या है, परिमाण है, ठीक है, इसका हमें परिमाण निकालना है। तो इस तरीके बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। अगले डेरिवेशन मतलब अगले लेक्चर में हम इसी को करने वाले हैं। अभी सिंपली एक टास्क देता हूँ, आपको इसकी डायरेक्शंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। घर से आपको क्या करना है, सिंपली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालना है। उसमें जो डायरेक्शंस दी हुई है, जैसे मैंने अभी जो डायग्राम ये वाला बनाया है, इसमें कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करी है, मतलब मैंने नहीं बताया है कि कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं D से C वाली जो लाइन है वो D से C जा रही है या C से D जा रही है,
BC जो है वो B से C जा रहा है या C से B जा रहा है, तो ये आपको डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद कल हम इसका डेरिवेशन करते हैं। थैंक यू।